तो प्यारे बच्चों, वन शॉट सीक्वेंस में आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि हमने बात करी थी कि वन डे हम वन चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे, तो उस वादे को हम लोग कंप्लीट करते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं उसी सीक्वेंस में। तो बहुत जल्दी से हम लोग इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करेंगे एंड देन विल जंप टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। और जितने मैं कराऊंगा, जितना न्यूमेरिकल पार्ट में कराऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो फटाफट टाइम को वेस्ट ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बेसिकली एंड डिनोटेड बाय फाई। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? फाई से। ऐसे समझो, मान लीजिए आपके पास में कोई पर्टिकुलर रिंग है, उस रिंग को आप बारिश में ऐसे लेकर के खड़े हो जाइए, तो जैसे आप देखोगे कि जो बूंदे हैं, पानी की जो बूंदे हैं वो किस तरह से आएंगी, इस पूरे एरिया को पास करेंगी। तो जितनी बूंदे इस पे पर्टिकुलर एरिया से पास कर रही होंगी, दैट इज कॉल्ड एज दी फ्लक्स। ठीक है ना, इसको मैंने एनालिटिकल अप्रोच में समझाने की कोशिश करी। अब सुनो, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की बारिश होगी, है ना, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की बारिश होगी उतनी ज्यादा फ्लक्स डिफाइन होगी। जितना ज्यादा एरिया का आपका रिंग होगा, जितने ज्यादा एरिया का रिंग होगा उतना ज्यादा फ्लक्स पास करेगा। बात समझ में आई? दो बातें आ गई। मतलब फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी फील्ड लाइंस का होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ही आपका ज्यादा फ्लक्स होगा। तो वी कैन से दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहली बात। दूसरी बात, जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। अब सुनो, अब मैं क्या काम करूं, इस रिंग को ऐसे मैं लेकर बैठा हूं, इसमें से पानी की बूंदे आपकी पास कर रही होंगी। अब मैंने इस एरिया को ऐसे टिल्ट करते 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 ऐसे वर्टिकल कर दिया, तो अभी क्या इसमें पानी की बूंदे पास करेंगी? सर बिल्कुल नहीं करेंगी। तो मीन्स फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। इट मीन्स एक चीज हमें और डिफाइन करने की जरूरत है इस पर्टिकुलर फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए, वो है एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा? अगर मैं कोई एरिया को मैं कंसिडर करूं, तो एरिया के परपेंडिकुलर मैं वेक्टर को डिफाइन करूंगा एज दी एरिया वेक्टर। एक है ना, एरिया बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होता है, बट अगर हम वेक्टर की बात करें तो एरिया का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन जो होती है परपेंडिकुलर टू द एरिया, उसको हम डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं एरिया वेक्टर से। तो ए कैप मैंने आपको डिफाइन किया एरिया वेक्टर, ठीक, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, तो मतलब अगर मैं इस एरिया को बिल्कुल ऐसे ही इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रखूं तो मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा, और इसको अगर इस तरह से मैं परपेंडिकुलर टू द फील्ड कर दूं तो फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो थीटा इज इक्वल टू जीरो पर तो मैक्सिमम हो और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या हो गया? जीरो हो गया हो? तो ऐसा तो सर कोस फंक्शन है। ऐसा कैसा, कौन सा फंक्शन है बेटा? कोस फंक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कोस थीटा। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को आप कंबाइन करो तो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो आता है आपका कितना बेटा? ए बी कोस थीटा। तो मीन्स ए बी कोस थीटा अगर आपके पास में लिखा है तो यू कैन राइट ए डॉट बी। तो फ्लक्स को हम ई ए कोस थीटा को लिख सकते हैं कितना? ई डॉट ए, ई डॉट ए। और डॉट प्रोडक्ट आप अच्छी तरह जानते हो जानते हो कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। अब ध्यान से देखो, इसके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आया था, याद करो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स को मैंने लिखा न्यूटन पर चार्ज का कितना? कूलम, और साथ में क्या है? एरिया। तो इनटू मीटर स्क्वायर, तो इनटू में आएगा आपका मीटर स्क्वायर, इनटू में आएगा कितना? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, अभी जो फील्ड लाइंस की हम बात कर रहे हैं बेसिकली ये है क्या? वैसे तो हमें दिखाई देंगी नहीं, बट इमेजिनरी अगर हम सोचें तो पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज से
अवे एक फील्ड का पैटर्न बनता है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज फील्ड का पैटर्न बनता है। तो हाइपोथेटिकली या इमेजिनरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार, कई बार अब पूछ ली जाती हैं ये बोर्ड एग्जाम्स में कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, है ना। तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट एट विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट आपको क्या देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, है ना। मान लो इस वाले पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहूं तो यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट। तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट आपकी देगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगी, पहली बात। दूसरी बात, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये इंटरसेक्ट मैंने करा दी, तो जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, यहां पर पहली वाली फील्ड लाइन पर टेंजेंट सर ये रही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, और इस वाली लाइन पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस वाली लाइन फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर आई, इधर आई। तो क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक डायरेक्शन से ज्यादा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, सर नहीं। तो देयरफॉर दीज कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मस्ट बी यूनिक, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अगला देखिए, डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, दे डू नॉट फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। कंटिन्यूअस इन नेचर होती हैं सर, ये कैसी रहती हैं, कंटिन्यूअस। पता चला कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली, फिर गैप हो गया, फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दीज आर कंटिन्यूअस इन नेचर। दूसरी बात, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव पे क्या करती हैं, एंड करती हैं, ठीक सर। नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं इसका। अगर हम फील्ड लाइंस के पैटर्न्स की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज, अगर मेरे पास में पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज आपकी क्या जाएंगी, फील्ड लाइंस निकलेंगी। नेगेटिव चार्ज की तरफ टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा। अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये देखिए बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चार्ज है मेरे पास में तो पॉजिटिव से आपकी ये फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी, यहां से स्टार्ट होंगी और यहां पर क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। तो इसका पैटर्न बनेगा आपका, देखिए इस तरह से। अब यहां से ऐसे गई है, क्या वापस आ रही है, सर नहीं। तो इसका मतलब ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रही है। तो यहां से निकली, यहां पे पहुंची, इस तरह से ये पैटर्न आपका आता है, इस तरह से पैटर्न आपका आता है। किसके लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन के लिए, राइट। दूसरी बात, एक खास बात इसमें यह है कि अगर फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंट हैं, है ना, इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस आपको रिप्रेजेंट करती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपकी फील्ड लाइंस कैसी हैं सर, इक्विडिस्टेंट हैं, क्लियर। तो इक्विडिस्टेंट हैं, अगर यहां पे मैं पॉइंट ए डिफाइन करूं और यहां पर पॉइंट बी डिफाइन करूं, तो देखिए स्पेसिंग बिटवीन दी फील्ड लाइंस कैसी है, सेम है, तो इक्विडिस्टेंट है। तो इक्विडिस्टेंट मींस यूनिफॉर्म फील्ड को आपको रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो अगर मैं ए पर फील्ड की वैल्यू पूछूं और बी पर फील्ड की वैल्यू पूछूं तो दोनों वैल्यूज कैसी रहेंगी बेटा, बराबर रहेंगी मैग्नीट्यूड वाइज। दोनों वैल्यूज कैसी रहेंगी, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर रहेंगी। अब सेकंड देखिए, यहां पर ये फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, यहां पर ये कंडेंस्ड हैं और यहां पर देखो सेपरेशन ज्यादा हो गया, तो यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम हो गई। तो मींस अगर मैं पॉइंट ए पर आपसे पूछूं फील्ड कितना होगा और बी पॉइंट पर फील्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर E एट ए इज ग्रेटर देन E एट बी, है ना। ए पर फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है, क्योंकि यहां पर स्पेसिंग ज्यादा हो गई। तो अगर मैं ऐसे देखूं कि पर यूनिट एरिया यहां से फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगी या इतने ही एरिया से यहां पर फील्ड लाइंस पास करेंगी ज्यादा, तो सर ज्यादा फील्ड लाइंस यहां से पास करेंगी। इट मींस यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ कम है। ये बात क्लियर हुई। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है, कई बार बोर्ड में ऐसा आपको न्यूमेरिकल मिलेगा
ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि कंडक्टर से 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि कौन सी वाली पैटर्न करेक्ट है। तो उसके लिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि फील्ड लाइंस आर एब्सेंट इनसाइड द कंडक्टर, है ना। जो फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये कंडक्टर के अंदर नहीं रहती हैं, एब्सेंट रहती हैं। दूसरा, दे एंटर एंड लीव द सरफेस ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलरली। सर जब भी ये कंडक्टर के सरफेस पर एंटर करेगी तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करेगी, और जब ये लीव कर रही होगी तो परपेंडिकुलर एंगल के साथ में परपेंडिकुलरली ही इजेक्ट करेगी। ठीक, तो क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फील्ड लाइन करेक्ट है जो पहले नंबर पर है, तो आप देखो क्या यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है एंगल, सर नहीं, तो इसका मतलब ये फील्ड लाइंस का पैटर्न गलत है। क्या ये फील्ड लाइन का पैटर्न करेक्ट है, बताओ जरा। ये मैंने कंडक्टर ले लिया और ऐसे करते हुए ऐसे, है ना, तो यहाँ पर क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपकी फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर भी रिप्रेजेंट हो रही है, तो मतलब ये भी पैटर्न आपका गलत होगा। तो करेक्ट पैटर्न जो होगा आपका वो ये होगा, देखिए, एंटर करा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लीव करा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एब्सेंट इनसाइड दी कंडक्टर। यहां से आप बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आसान था ये, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक मैं आपको ऐसा बेहतरीन तरीका बताऊंगा, है ना, कि आपके फ्लक्स के क्वेश्चंस बहुत इजी मेथड से हो जाएंगे। 2 या 3 तरीके कराऊंगा मैं फ्लक्स के ऊपर। ठीक है, और फ्लक्स को यहां से अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना मैं करा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट होगा। ओके, तो एक छोटी सी थ्योरम है, गॉस थ्योरम, इसको देख लेते हैं। इसके लिए देखें, 2D ऑब्जेक्ट में काम करती है क्या? नहीं सर, ये 3D ऑब्जेक्ट में काम करेगी। पहली बात तो 3D ऑब्जेक्ट में मतलब चार्ज को आप एनक्लोज कर पाओ। क्या मैं सर्कल के ऊपर चार्ज, सर्कल के अंदर चार्ज को एनक्लोज कर सकता हूं क्या? सर नहीं। क्या स्फीयर के अंदर कर सकता हूं? यस सर। तो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल या क्यूबोइडल, क्यूब जैसे आपके जो सब क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर तो आप एनक्लोज कर पाओगे, 2D ऑब्जेक्ट्स में एनक्लोज नहीं कर पाओगे। तो चार्ज एनक्लोज होना चाहिए, पहली बात। तो पहले देखते हैं इसको। इट स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स, है ना, टोटल फ्लक्स लीविंग ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, है ना, is equal to 1 upon epsilon naught times the enclosed charge। enclosed charge का 1 upon enclosed charge का 1 upon epsilon naught times आपका क्या रहेगा? फ्लक्स। और फ्लक्स रहेगा आपका कितना बेटा? देखो ये है क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस किसका? E डॉट ds का। अरे ये तो है E इंटू एरिया कराया था ना मैंने फ्लक्स को। तो छोटा सा फ्लक्स कितना सर? ये d फाई कितना होगा सर? d फाई सर E डॉट da या ds, है ना, वेक्टर की फॉर्म में लिख लो चाहो तो। और कंप्लीट फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किस पर? क्लोज्ड सरफेस पे अगर मैं लूं, मतलब वो सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। तो गॉस थ्योरम आपके डिफाइन है कि वो कितना होगा बेटा? चार्ज एनक्लोज्ड का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, क्या ये गॉस लॉ है? सर ये कतई भी गॉस लॉ नहीं है, बिल्कुल भी गॉस लॉ नहीं है ये। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रल है ये कैसा इंटीग्रल है? ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, क्लोज्ड सरफेस वाला इंटीग्रेशन नहीं है। तो इट इज नॉट अ गॉस लॉ। क्लियर? तो इट इज एप्लीकेबल फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, ये बात हमें पता चली। 2D ऑब्जेक्ट में इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, अगर चार्ज एनक्लोज्ड है मेरे पास में Q नोट, तो फ्लक्स कितना पास करेगा उस 3D ऑब्जेक्ट से? सर Q नोट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहले इस वाले केस में बताओ जरा, फाई इन दी पर्टिकुलर बॉडी A से कितना पास करेगा? सर Q नोट है आपके पास में चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? ठीक है सर, ये आपका क्यूब है, क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा सर? चार्ज एनक्लोज बोलो, Q नोट बाई एप्सिलॉन नोट। तो देखो दोनों का शेप अलग अलग है, लेकिन फ्लक्स दोनों से सेम पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें शेप नहीं देखनी है, हमें क्या देखना है कि चार्ज कितना एनक्लोज्ड है।
मान लीजिए मैं सिलेंडर लूं, सिलेंडर के अंदर मैंने क्या लिया, क्यू नॉट चार्ज को एनक्लोज करा दिया, ठीक है। तो चार्ज थ्रू द सिलेंडर कितना हो गया, क्यू नॉट। तो फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स आ जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए तीनों वैल्यू सेम है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी आपका पत्थर जैसा कोई बॉडी है ना, 3D है, बट तो 3D आपके ऑब्जेक्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द शेप, इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड बोलो कितना है सर, क्यू नॉट। तो इससे भी फ्लक्स पास करेगा क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात क्लियर हुई या नहीं, ये बात क्लियर हुई या नहीं। बस हाँ, चार्ज आपका एनक्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं है तो गॉस थ्योरम आपकी वैलिड नहीं होगा, गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा। आगे चलो फटाफट करते हैं इसको, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, इसको अभी कंप्लीट कर लेंगे हम 10 से 15 मिनट में, ठीक। देखो फ्लक्स थ्रू दी क्यूब बताना है, फ्लक्स थ्रू दी क्यूब, फ्लक्स थ्रू दी क्यूब बताना है बेटा। चार्ज एनक्लोज बोल कितना, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट इसमें, पहला पार्ट हो गया। फिर पूछा आपसे कि फ्लक्स थ्रू दी एबीसीडी फेस। ये एबीसीडी कौन सा फेस है बेटा, ये वाला जो ये शेडेड पोर्शन है आपके पास में। तो देखो ये जो फ्लक्स यहां से पास कर रहा है, ऐसे सोचो कि ये कोई बंद कमरा है, इसके अंदर आपने बल्ब जला दिया, तो बल्ब की जो रोशनी है, जो लाइट है बल्ब की, वो सारे के सारे फेस पर बराबर बराबर जाएगी। कितने फेसेस हैं, 6 फेस हैं, तो 6 के 6 फेस में कितनी लाइट निकल रही है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा विजुअलाइज करो, ठीक है। तो बल्ब से जो लाइट जाएगी इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, सब जगह जाएगी, ठीक। तो इस पर्टिकुलर सरफेस पर कितना फ्लक्स आएगा वो मेरे को बताना है। तो सर टोटल क्यूब से जो फ्लक्स है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। कितने फेस हैं सर, 6, तो 6 के 6 फेस से इतना फ्लक्स पास कर रहा है। तो फ्लक्स थ्रू दी एबीसीडी फेस कितना हो जाएगा बेटा, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का 1/6। एक फेस से कितना, 1/6 ऑफ दी टोटल फ्लक्स। क्लियर एकदम, कोई डाउट हो इसमें बताइए, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा जा चुका है कि सर एक स्क्वायर प्लेट है ऑफ साइड लेंथ L, यहां से L/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज हमने प्लेस कर दिया क्यू नॉट। तो फाइंड फ्लक्स थ्रू दी स्क्वायर। स्क्वायर प्लेट जो है आपके पास में, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। क्या गॉस थ्योरम वैलिड है सर, नहीं, लेकिन हमें वैलिड करानी है, हमें अप्लाई करना है, तो हम क्या करें, ऐसे ही सिमिलर प्लेट यहां पर लगाओ, ऐसे ही सिमिलर प्लेट यहां लगाओ, इस तरह से चारों 6 की 6 साइड से इसको क्या कर लो, बाउंड कर लो, इसको क्या कर लीजिए, बाउंड कर लीजिए, एनक्लोज कर लीजिए। तो देखो क्या बन गया आपके पास में सर, ये तो आपके पास एक क्यूब बन गया। तो जब ये सर क्यूब बन चुका आपके पास में, तो इस क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा, फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना पास करेगा सर वो करता क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो एक फेस से कितना पास करेगा सर, तो फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट कितना हो जाएगा बेटा, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का 1/6। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना, यूजिंग द गॉस थ्योरम हमने इसको कर लिया। तो चार्ज को पहले एनक्लोज कर लो और सिमेट्रिकली आप कैलकुलेट करके बता दो कि कितना फ्लक्स पास करेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। बहुत सिंपल था ये, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ऐसे देखो, ये आपका जो चार्ज है, इस बार फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस क्यूब के एक साइड के सरफेस पर एक फेस पर हमने पुटअप कर दिया है क्यू नॉट। तो आपसे पूछा है कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्या हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि चार्ज बेटा एनक्लोज्ड नहीं है। चार्ज क्या नहीं है, एनक्लोज्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे फिर, इसको एनक्लोज करो। एनक्लोज कैसे करें, तो सर यहां पर एक स्फीयर लगा दो, एनक्लोज हो जाएगा। नहीं सर, क्योंकि आपको जो है एनक्लोज करना है तो सिमेट्रिकल बॉडी चाहिए। तो सिमेट्रिकल कैसे, जैसे ये क्यूब है तो इसके सिमेट्रिकल एक और क्यूब लाओ और इस क्यूब को यहां पर आप पुटअप करिए। तो जैसे ही आप इस क्यूब को यहां पर लाओगे, है ना, जैसे ही आप इस क्यूब को यहां पर लाओगे, देखो ये आ गया। क्लियर, तो अब ये चार्ज क्या हो गया, एनक्लोज्ड हो गया। ठीक है, अब ये चार्ज क्या हो गया, एनक्लोज्ड हो गया।
तो अब इस एनक्लोज्ड बॉडी जो आपके पास में बॉडी दिख रही है उससे टोटल जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो फ्लक्स कितना बेटा, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें किससे चाहिए, क्यूब नंबर 1 से। तो इस टोटल पर्टिकुलर बॉडी से जो फ्लक्स पास करेगा वो इतना करेगा। तो सर एक पर्टिकुलर से आधा पास करेगा इससे और आधा करेगा इससे, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दी फर्स्ट क्यूब कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट किसी को, क्लियर है एकदम। सेम बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन ये है। देखिए ये एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है तो इससे कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा वो बताना है। ये भी आपका PYQ है, ठीक है। तो सर इसको पहले तो मुझे बाउंड करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा चार्ज को। तो ऐसा ही सिमिलर हेमिस्फीयर इसके ऊपर आप पुटअप कर दो, तो ये क्या बन गया, स्फीयर बन गया। तो स्फीयर से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, तो सर चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट किसी को। टोटल स्फीयर से आपको कितने से चाहिए, आधे से चाहिए, हेमिस्फीयर से चाहिए, कर्व सरफेस से चाहिए, ठीक है। तो सर कितना होगा, तो फ्लक्स थ्रू दी हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू दी हेमिस्फीयर बेटा कितना हो जाएगा, आधा ऊपर जाएगा फ्लक्स, आधा नीचे जाएगा। तो क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। क्लियर एकदम, बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चंस हैं, सेम है एकदम। आगे चलो, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब इस बार इन लोगों ने इस फेस के, इस क्यूब के एज पर, किनारे पर ये आपका चार्ज क्यू नॉट पुट किया, प्लेस कर दिया। तो सर इससे, इस पर्टिकुलर क्यूब से, क्यूब नंबर 1 बोल देते हैं इसको, तो क्यूब नंबर 1 से अब क्या पूछ रहे हैं कि फ्लक्स कितना पास करेगा थ्रू दी क्यूब। तो सर देखो ये कॉर्नर पर है, अब जब ये कॉर्नर पर है तो मेरे को इसको क्या करना है, बाउंड करना है ना, एनक्लोज करना है, इस चार्ज को क्या करना है, एनक्लोज करना है। तो सर ऐसा एक क्यूब लाओ, यहां पर लगाओ। तो सर ये तो अभी भी एनक्लोज नहीं हुआ, तो सर 2 ऐसे ही क्यूब इधर लगा दो। तो आपको 4 क्यूब यूज करने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है, 4 क्यूब्स यूज करने पड़ेंगे इसको एनक्लोज करने के लिए। तो जैसे ही एनक्लोज हो जाएगा तो उस टाइम इन चारों से जो फ्लक्स पास करेगा वो होगा क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर एक से कितना, तो क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन देखिए, इस बार हमने क्यूब के एक कॉर्नर पर, क्यूब के एक कॉर्नर पर क्यू नॉट चार्ज को प्लेस कर दिया। तो आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते भी हो केमिस्ट्री में कि सर अगर कॉर्नर पर हमारा कोई एटम है तो उसका कितना वॉल्यूम क्या करता है, कंटेंट होता है क्यूब के अंदर। तो सर 1/8, वो कैसे होता है मैं बताता हूं। तो सर ये क्यू नॉट आपके पास में कॉर्नर पर है, तो पहले तो इसके साइड में इधर और इधर ये 4 आपके पास में इस तरह से देखो, ऐसे समझो, ये यहां पर आपके पास में क्या है, चार्ज है। तो ये आपका क्यूब, ये दूसरा क्यूब लाए हम, ये तीसरा क्यूब लेकर आए और ये चौथा क्यूब हम लेकर आए। तो अभी भी चार्ज लेकिन आपको एनक्लोज नहीं हुआ, ये अभी भी आपका सरफेस के ऊपर आपको दिख रहा होगा। 4 क्यूब आपने यूज कर लिए। तो अब क्या करें हम, तो सर ऐसे ही 4 स्फीयर ऊपर से रख दो। तो अभी आपका जो क्यू नॉट चार्ज है एनक्लोज हो गया। तो मतलब आपको कितने, 8 क्यूब्स की जरूरत पड़ी, 8 क्यूब्स की जरूरत पड़ी। तो आपका चार्ज क्या हो गया बेटा, एनक्लोज हो गया। तो 8 के 8 क्यूब्स से जो निकलने वाला फ्लक्स है वो होगा बेटा क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना, तो सर 1 से 1/8, तो क्यू नॉट बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। आसान था एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये मेंस में पूछा जा चुका है बेटा, ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा चुका है। देखो ध्यान से, ये 3 स्फीयर हैं, आइडेंटिकल होलो स्फीयर हैं, 1, 2 एंड 3। और ये जो ग्रीन वाला स्फीयर है इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव इसको चार्ज कर दिया। और टोटल चार्ज कितना है बेटा इसके पास में, क्यू नॉट। टोटल चार्ज कितना है, क्यू नॉट, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू दी ईच स्फीयर, फाइंड फ्लक्स थ्रू दी ईच स्फीयर, ठीक है। तो देखो मैंने कहा कि ये स्फीयर नंबर ए है बेटा, ठीक, ये स्फीयर नंबर ए है। तो ए, बी और ये सी तीनों आइडेंटिकल हैं।
एक से निकाल लिया तो मेरा काम चल जाएगा, एक से निकाल लिया तो मेरा काम चल जाएगा। तो एक से निकाल लेते हैं, तो फ्लक्स थ्रू ए मेरे को पता करना है। तो बेटा किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में अगर मैं ये पता कर लूं कि कितना चार्ज एनक्लोज्ड है बाय एप्सिलॉन नॉट, आपका फ्लक्स आ गया, है कि नहीं, आपका फ्लक्स आ गया। तो सर ये क्यू नॉट जो चार्ज है ये ए बी सी तीनों स्फीयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तीनों स्फीयर्स में कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पास में जो चार्ज है वो आएगा क्यू नॉट बाई 3। इज इट क्लियर और नॉट? तीनों में देखो क्यू नॉट चार्ज है, 1/3 इसके पास में, 1/3 इसके पास में और 1/3 ही इसके पास में आपका चार्ज आएगा। ठीक, तो क्यू नॉट बाई 3 तो हो गया बेटा चार्ज, क्यू नॉट बाई 3 तो हो गया चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आंसर आ गया? क्यू नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स आपका पर्टिकुलर हर एक स्फीयर से पास कर रहा होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको देखते हैं। इस बार ये इन्फिनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज एक लाइन चार्ज है या रोड है, लाइन चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है कितनी? लैम्डा। ठीक, तो इसको हमने पास करा दिया किससे? एक क्यूब से। ठीक है, इस तरह से क्यूब के सहारे हमने इसको पास करा दिया। ठीक, जिसकी साइड लेंथ है बेटा कितनी? ए। साइड लेंथ कितनी है? ए। तो आपसे पूछा कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड फाई मैक्सिमम। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दो पार्ट है इसमें, तो मैं पहला पार्ट लेकर चल रहा हूं अभी। तो पहले पार्ट में अगर मैं ये पता कर लूं कि कितना चार्ज एनक्लोज्ड है इस क्यूब के अंदर, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दूंगा तो फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब है ना बेटा, वो कितना आएगा? देखो ध्यान से देखो, ये टोटल चार्ज हम बता सकते हैं इन्फिनिटली लॉन्ग, आपके पास में लीनियर चार्ज है, ये रोड है आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज। तो लैम्डा का मतलब है कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है सर? लैम्डा। 2 लेंथ में कितना? लैम्डा इंटू 2। 3 लेंथ में कितना? लैम्डा इंटू 3। तो सर ए लेंथ में कितना? ये यहां से यहां तक जो है आपके पास में जो क्यूब के अंदर आएगी वो लेंथ कितनी आएगी सर? ए लेंथ आएगी। तो इसमें जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा लैम्डा इंटू ए, लैम्डा इंटू ए। बात समझ में आई या नहीं? तो क्यूब के अंदर जो चार्ज एनक्लोज हुआ है ना, वो कितना हुआ बेटा? वो चार्ज एनक्लोज हुआ लैम्डा इंटू ए। अरे क्लियर है बात या नहीं? बाई एप्सिलॉन नॉट, बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। ठीक है, फिर इसमें पूछा है कि फाई मैक्सिमम की वैल्यू बताओ। फाई मैक्सिमम कैसे? तो सर फाई मैक्सिमम कब होगा? देखो ध्यान से, ये तो आपका कांस्टेंट है, ये तो आपका कांस्टेंट है, लैम्डा आपका कांस्टेंट है। तो ए को अगर मैं बढ़ा दूं किसी तरह तो आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मतलब चार्ज को, जो एनक्लोज्ड चार्ज है उसको मैं बढ़ा दूं अगर किसी तरह, तो देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, केवल हम ए को चेंज कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा लेंथ मैं रोड की क्यूब के अंदर फिट कर सकता हूं, कर पाऊं, तो मेरा जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो मैक्सिमम होगा, और जैसे ही चार्ज मैक्सिमम होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम मेरे को ऑब्टेन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखूं अगर मैं, तो पहले ऐसे रख के देखता हूं मैं रोड को, देखो ये आ गया, तो ये आएगा आपके पास में ए, और ये आया √2a बेटा, है ना। तो यहां पर देखो थोड़ी सी लेंथ बढ़ी, कितनी? 1.4 टाइम्स बढ़ गई। और भी क्या मैं लेंथ को बढ़ा सकता हूं? हां सर, एक तरीका और है। अगर मैं इस वाले डायगोनल से इस वाले डायगोनल तक रोड को मैं इस तरह से लगा देता हूं। ये रोड को मैंने ऐसे लगा दिया, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब रोड की लेंथ कितनी आ गई? रोड की लेंथ हो गई आपके पास में √3a, √3 टाइम्स a। बढ़िया समझ में आ गया क्वेश्चन। तो दूसरे नंबर पर मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? चार्ज इनक्लोज बोलो तो सर लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, और लेंथ कितनी है? √3a। तो √3a इंटू लैम्डा
इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपके पास में मैक्सिमम फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। अच्छे से समझ में आया? ये बढ़िया क्वेश्चन था अपने आप में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आना चाहिए। देखो अब फ्लक्स के क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको कराए, अब एक नया तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए एक और मेथड हमारे पास में आ जाएगा, दैट इज सॉलिड एंगल कंसेप्ट। तो समझते हैं इसको। ये भी देखो, अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं या नीट की अगर हम बात करें, तो सॉलिड एंगल से बहुत आसान तरीके से हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेंस में तो आता ही आता है, बिना सॉलिड एंगल के आप मेंस वाले क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को हम बात करते हैं कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर मैं किसी ट्राइंगल की बात करूं, सर अगर मैं किसी ट्राइंगल की बात करूं, तो ट्राइंगल में जो एंगल बनता है, देखो ये 2D फिगर है, 2D फिगर में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन एंगल। तो ट्राइंगल का साइज अगर मैं बढ़ाऊं तो देखो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और बढ़ाऊं तो और बढ़ेगी, तो मैक्सिमम ये कितना बढ़ सकता है सर? 360। तो इसकी जो रेंज आई, तो सर ये 0 से 360 डिग्री तक चेंज हो सकता है, यानी कि 0 से 2 पाई तक। इसको बोलते हैं आप लोग प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन एंगल। ठीक, अब अगर मेरे पास में कोन है, जैसे कि आप बर्थडे वाली कैप देखते हो या आइसक्रीम देखते हो, तो उसके कॉर्नर पर आप देखोगे तो ऐसे करके जो आपको एंगल दिखाई देगा, ऐसे ही है ना, राउंड शेप में, इसको बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। बेसिकली 3D फिगर्स में पाया जाता है। इसमें 2D में आपका प्लेन एंगल और 3D में क्या बनता है आपके पास में? सॉलिड एंगल। अगर मैं सॉलिड एंगल को बढ़ाऊं, देखो तो कोन का साइज बढ़ा, सॉलिड एंगल को बढ़ाया मैंने तो कोन का साइज बढ़ा, सॉलिड एंगल को मैं और बढ़ाऊं तो कोन का साइज और बढ़ेगा। तो कितना मैक्सिमम हो सकता है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो पहले रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इसको डिनोट करने का तरीका है, ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, या फिर ओमेगा से भी हम डिनोट कभी कभी करते हैं। सॉलिड एंगल को किससे? ओमेगा से भी करते हैं और इससे भी कर देते हैं, सॉलिड एंगल ओम से। ठीक, तो इसकी जो रिलेशन की अगर हम बात करें, तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। थीटा क्या है सर? प्लेन एंगल। थीटा क्या है? प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल अगर थीटा है तो 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 इंटू 2 पाई कर दीजिए, आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा? सॉलिड एंगल ऑब्टेन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं प्लेन एंगल को मैक्सिमम रखने की कोशिश करूं, तो प्लेन एंगल कितना हो सकता है मैक्सिमम? सर 2 पाई। यहां पर मैक्सिमम रख के देखो तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी? ध्यान से देखो जरा, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस 2 पाई। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो ये 2 पाई हो सकता है मैक्सिमम, तो 2 पाई अपॉन 2, तो कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 रखो यहां पर, तो -1, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 2, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 4 पाई। तो मींस सॉलिड एंगल आपका वेरी कर सकता है फ्रॉम 0 से लेकर के 4 पाई तक, है ना, जस्ट डबल वैल्यू है प्लेन एंगल की, जस्ट डबल वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, तो हमें सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, है ना, कोस थीटा बाई 2, 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। क्लियर एकदम? आगे चलो। देखो अब ये मेरे पास में एक स्फीयर है, रेडियस r, इसके बिल्कुल सेंटर पर मैंने एक छोटा सा चार्ज रख दिया q। तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? तो सर आप बोलोगे सर q बाई एप्सिलॉन नॉट, यूजिंग गॉस थ्योरम, q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इस स्फीयर में टोटल कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना, तो सर आप बोलोगे 4 पाई। कितना? 4 पाई। तो हम यूं कह सकते हैं कि सर कंप्लीट 4 पाई सॉलिड एंगल से, कंप्लीट 4 पाई सॉलिड एंगल से जो पासिंग फ्लक्स है, फ्लक्स जो पास करेगा वो बेटा कितना है? क्यू नोट बाई या क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। एक सॉलिड एंगल से कितना पास करेगा बेटा? तो सर क्यू नोट बाई एप्सिलॉन नोट और डिवाइड बाई 4 पाई, डिवाइड बाई 4 पाई।
ठीक। तो सर किसी पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से कितना, किसी पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से कितना, तो इनटू सॉलिड एंगल कर देंगे। तो Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अगर थीटा आपको प्लेन एंगल गिवन है तो उसका सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। ठीक है सर, 2 पाई से कट करो इसको, 4 पाई को 2 टाइम्स, तो आपका आंसर आ गया कितना, आपका आंसर आ गया Q नोट बाई 2 एप्सिलॉन नोट और 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। क्लियर एकदम। तो मैं डायरेक्टली फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता हूं यूजिंग द सॉलिड एंगल। ठीक है, यूजिंग द सॉलिड एंगल में फटाफट फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो ध्यान से, टोटल एक स्फीयर से जो टोटल फ्लक्स है वो कितना, Q नोट बाई एप्सिलॉन नोट। हेमिस्फीयर से कितना आता है, Q नोट बाई 2 एप्सिलॉन नोट, अभी हमने कैलकुलेट करा था। अब इस चीज को मैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल करके दिखाता हूं। ठीक है, इसको मैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल करके दिखाता हूं। देखिए जरा, ये आ गया आपके पास में एक हेमिस्फीयर, यहां पर मैंने एक छोटा सा चार्ज पुट किया बेटा Q। अगर ये कंप्लीट होता तो कितना फ्लक्स पास कर रहा होता सर, Q नोट बाई Q बाई एप्सिलॉन नोट। तो आधे से कितना आएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नोट, ये मेरे को मालूम है, लेकिन मैं करना चाहता हूं इसको यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल से करके दिखाना चाहता हूं इसको। ठीक है, तो ध्यान से देखें अगर हम, तो बेटा यहां पर प्लेन एंगल कितना है, यहां पर प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना 180 डिग्री, 180 बोले तो सर पाई, 180 बोले तो पाई। ठीक है, तो सर इतने प्लेन एंगल में सॉलिड एंगल कितना बनेगा पहले तो ये बताओ। तो सर ये बन रहा होगा 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, यानी कि कोस पाई बाई 2। तो पहले तो हमने सॉलिड एंगल फाइंड आउट कर लिया, कितना 2 पाई 1 माइनस ये कोस 90 0 होता है, तो ये आंसर आ गया 2 पाई। तो सॉलिड एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने क्या बता दिया आप लोगों को, डायरेक्ट फ्लक्स फाइंड आउट करना बता दिया। क्या बताया मैंने, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। एक तो ये तरीका, या फिर ऐसे देखो कि सर 4 पाई सॉलिड एंगल में यानी कि कंप्लीट स्फीयर होता तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास कर रहा होता। एक से कितना सर, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे डिवाइड कर दिया यूनिटरी मेथड से, है ना। तो कितने में चाहिए आपको, 2 पाई में चाहिए, तो 2 पाई में कितना हो जाएगा, तो इनटू 2 पाई। अरे समझ में बात आई या नहीं। तो कितना आंसर आ गया बेटा, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से ये 2 बार, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये तरीका, या फिर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। तो बेटा यहां से कितना आ जाएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा कितना है सर, सर पाई, पाई बाई 2, तो कोस पाई बाई 2 यानी कि कोस 90 0। तो यहां से आंसर आ गया, यहां से भी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये आंसर बिल्कुल सिमिलर है। चाहो तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए, चाहे आप यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। ठीक, अब देखो, अगर मैं एक स्फीयर को लेता हूं और स्फीयर में एक छोटा सा, ये आपको ऐसे करके दिखाऊं, ये छोटा सा एरिया, तो ये डिस्क जैसा बन रहा होगा, है ना, ये डिस्क जैसा बन रहा होगा। तो अगर मैं डिस्क को बड़ा करते जाऊं तो कंप्लीट स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कंप्लीट स्फीयर होता और यहां पर चार्ज है Q, तो यहां से कंप्लीट स्फीयर से फ्लक्स जो पास करता वो होता बेटा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल ठीक है सर। तो अब मैं आपसे पूछ के रहा हूं कि सर इस डिस्क को मैं बाहर निकाल के रख लेता हूं और यहां पर सेंटर पर मैंने चार्ज Q मैंने रख दिया, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है, अगर ये एंगल कितना 60 डिग्री है, तो इस पर्टिकुलर डिस्क से कितनी लाइट पास कर रही होगी। मतलब लाइट की फॉर्म में देखना चाहो, लाइट की फॉर्म में देख लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए। मतलब
या फिर कितने फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, तो मतलब फ्लक्स बताओ। तो इस पर्टिकुलर डिस्क से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा वो हमें बताना है। तो देखो ध्यान से, तो बेटा ये आपको गिवन है प्लेन एंगल। कैसा एंगल गिवन है सर? सर प्लेन एंगल गिवन है, ठीक। तो अगर मैं इसका पर्टिकुलर सॉलिड एंगल फाइंड कर लूं, पर्टिकुलर सॉलिड एंगल फाइंड कर लूं, तो फ्लक्स पास कितना होगा वो मैं बड़े आराम से बता सकता हूं, बड़े आराम से बता सकता हूं, ठीक। देखो तो पहले सॉलिड एंगल बताओ जल्दी से, कितना होगा सर? 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। थीटा कितना है सर? 60 डिग्री। तो यहां पर ये आ गया 30। तो ये आपके पास में आएगा 2 पाई 1 माइनस कोस 30 बेटा होता है √3/2। ये तो सॉलिड एंगल आ गया। तो 4 पाई सॉलिड एंगल से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इतने सॉलिड एंगल से इनटू दिस, एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस θ/2। आप डायरेक्ट फ्लक्स फाइंड आउट कर लो, तो फ्लक्स आपके पास में आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस 30 की वैल्यू कितनी? √3/2। तो ये आपके पास में फ्लक्स आ गया डायरेक्टली। यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हो। यूनिटरी मेथड मतलब कि कंप्लीट 4 पाई सॉलिड एंगल से कितना पास करता? अगर ये कंप्लीट होता तो पूरा स्फीयर होता, तो पूरे स्फीयर से पास करता बेटा Q/एप्सिलॉन नॉट। एक से कितना सर? Q/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, है ना। ये तो 5th 6th क्लास में खूब करते हो आप यूनिटरी मेथड। तो सर कितने एंगल से? सर इतने सॉलिड एंगल से कितना? तो 2 पाई 1 माइनस √3/2 एंगल से कितना? तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कितना बेटा? √3/2, ठीक है। इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो सेम आंसर आ गया, बिल्कुल सेम आंसर आ गया। तो मैंने दोनों तरीके करा दिए, चाहे आप कोई से भी मेथड को यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। R रेडियस का और 2R हाइट का मेरे पास में एक सिलेंडर है बेटा। 2R हाइट का और R रेडियस का एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर के मिड पॉइंट पर, है ना, एक्सिस के मिड पॉइंट पर एक चार्ज हमने पुट किया Q। अब हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल फ्लक्स बताओ, फाई टोटल थ्रू दी सिलेंडर। सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास करेगा? तो बहुत आसान तरीका है, चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट किसी को? पहली बात। दूसरा, अगर हमसे पूछें कि फाइंड फ्लक्स थ्रू दी फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस जो हमने ये डार्क कर दिया, शेडेड रीजन है जो, इससे मेरे को बताना है क्या? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं इस काम को भी। देखो बेटा ये कितनी रेडियस है? R। यहां से यहां तक की ये आपके पास में 2R हाइट है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? R। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई सर? ये आ गई √2R। ये वैल्यू आ गई आपके पास में √2R। तो अगर मैं इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए आपसे बोलूं, तो बड़े आराम से आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि ये जो थीटा होगा सर, ये कितना हो जाएगा? देखो कोस थीटा निकाल लो यहां से, तो कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस √2R। R से आपका R कट गया, तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास में 1/√2। तो इट इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 45 डिग्री। तो ये यहां से यहां तक एंगल कितना हो गया बेटा? सर 90 डिग्री हो गया। ये यहां से यहां तक टोटल एंगल कितना हो गया? 90। और ये आधा एंगल कितना हो गया? ये हो गया सर 45। तो अगर मैं सोलिड एंगल की बात करूं, पहले अगर मैं सोलिड एंगल पूछूं आपसे, तो सर आप बोलोगे 2 पाई 1 माइनस कोस, ये सेमी वर्टिकल एंगल लेते हैं 45, यानी कि 90 का आधा। तो बेटा ये आ गया 2 पाई 1 माइनस 1/√2। क्लियर? अब मेरे को या तो यूनिटरी मेथड लगाने दो, या फिर डायरेक्ट आप फ्लक्स मेरे से पूछ लो। तो डायरेक्ट फ्लक्स में फ्लैट सरफेस से पूछना चाहूं अगर आपसे, है ना, फ्लैट सरफेस से पूछना चाहूं, तो कितना होगा सर? Q/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1 माइनस कोस θ/2। ये कंप्लीट थीटा कितना? 90/2 मतलब कोस 45 डिग्री। तो सर ये आ गया आपका Q/2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस 1/√2। ये आंसर आ गया। इस तरह से हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मेथड से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फ्लक्स के ऊपर हमने पूरा का पूरा जितना भी इसमें हो सकता था मैक्सिमम अचीवमेंट कर लिया है। तो फ्लक्स तो मेरे हिसाब से
इसका कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से बचेगा नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में पोटेंशियल वगैरह लेकर चलेंगे हम, ठीक। और उसके बाद में कैपेसिटेंस, बहुत जल्दी से हो सकता है कि मैं कैपेसिटेंस को उसके साथ में मर्ज करके दूं। तो फिलहाल इनके ऊपर आप क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिएगा, जितना भी हो सकता था मैक्सिमम मैंने आप लोगों को कोशिश करी कि मैंने मतलब जितनी भी मैक्सिमम कोशिश थी वो करके आपको दी, ठीक है। आप लोग मेहनत करिएगा और PYQs करिएगा।